हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के स्टूडेंट। आज मैं गद्यांश की जो अगली इम्पोर्टेंट व्याख्या है उसको लेकर आई हूँ। ये कई सारे सन में ये 2014, 12 और 9, 6 में पूछी गई है। वेरी इम्पोर्टेंट आपकी जो व्याख्या है वो है। आइए देखते हैं। इस गद्यांश में जो आपका अजंता का लेसन लगा हुआ है उसमें मुझे ये इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ी कि रचना शायद जो आपकी गद्यांश में ये आपका पाठ लगा हुआ है या इसकी जो गद्यखंड की व्याख्या है ये इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ये आ सकती है आपके पेपर में। आइए देखते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। अब इस तरीके से आपका गद्यांश आएगा पेपर में और नीचे 3 प्रश्न लिखे रहेंगे और ये आपके जो 3 जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। इस तरीके से टोटली 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ये गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का ये प्रश्न हो गया आपका। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो 2 नंबर का ये हो गया। और तीसरा जीवन बरस पड़ा है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न ये पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं। जैसे कि मैं पिछली व्याख्या में आपको बता चुकी हूँ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ आपका 2 नंबर का आता है। तो आपका ये जो पाठ है उसमें इसमें आपको पहले वाले प्रश्न में पाठ का नाम और जो गद्यांश के लेखक हैं वो लिखना है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जितनी भी ये आपकी लाइनें हैं, अंडरलाइन है, इनके अंशों की हमें व्याख्या करनी होती है। और ये लास्ट का प्रश्न आपका जीवन बरस पड़ा है का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो गद्यांश और पाठ का आपका नाम है, तो पाठ का नाम आपको पता है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि दिए गए गद्यांश में आपके पाठ का नाम अजंता है और इसके लेखक जो हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इतना आप लिखेंगे तो इसमें आपको 2 नंबर ये मिलेंगे। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या ये जो करनी है, तो लेखक यहाँ बताने की चेष्टा कर रहा है कि जब वो अजंता की गुफाओं की सुंदरता देखता है और अजंता की गुफा में बने हुए चित्रों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो बंदरों की कहानी कह रहे हो, हाथियों की कहानी कह रहे हो, हिरणों की कहानी कह रहे हो। और कभी कभी इस तरीके से भी उसे प्रतीत होता है जैसे कि ये क्रूरता और भय की, दया और त्याग की भी बातें कर रहे हो। बेरहमी और दया का भी वहाँ पे समुद्र में पड़ा हो। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ जितने भी चित्र उनको दिखाई देते हैं उनको ऐसा लगता है सारे जीवंत चित्र हैं ये, और ऐसा लगता है जैसे मानो ये जीवंत चित्र सजीव रूप में प्रदर्शित होकर ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए पहले प्रश्न की आंसर राइटिंग में किस तरीके से आप लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो आपको 3 प्रश्न करने तो आप इस तरीके डालेंगे। उत्तर नंबर फर्स्ट, फिर लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, तो ये पाठ का नाम हो गया। दूसरा, इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, तो ये राइटर का नाम हो गया। इस तरीके से आप लोग अंडरलाइन देंगे। अब दूसरे वाले प्रश्न में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देखिए लेखक कहता है कि विश्व की चित्रकलाओं में अजंता की चित्रकला अपना विशेष स्थान रखती है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ की जो चित्रकारी है उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत वहाँ की चित्रों की तारीफ करते हैं। तो लेखक भी कहता है, लेखक अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्रों के सौंदर्य का भावात्मक वर्णन करते हुए कहता है कि दीवारों की चित्रकारी इतनी सजीव है कि जैसे वे मात्र मूर्ति न हो अपितु जीते जागते प्राणी हों, अर्थात इन दीवारों पर मानो जीवन स्वयं उतर आया हो। तो जीवंत भावों को वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे चित्र इतने सुंदर बने हुए हैं मानो ऐसा लगता है जैसे सारे ये चित्र ना हो के कोई सजीव व्यक्ति ही खड़ा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। जनता की इन कलात्मक अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ विभिन्न पक्षों का अजायब घर हो, ठीक है, और उसका द्वार खुला छोड़ दिया गया हो। उन चित्रों में हिरण, बंदर और हाथियों की कहानी द्वारा दया,
त्याग, भय, क्रूरता का सजीव चित्रण भी उपस्थित किया गया है। अर्थात किसी चित्र के माध्यम से क्रूरता के दर्शन होते हैं तो कोई चित्र दया, त्याग, पाप और क्षमा के दृश्य अंकित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी चित्र वहाँ पे बने हुए हैं उनसे कभी तो लेखक को ये लगता है कि बंदर, हाथी ये मुझे काट न ले और क्रूरता का परिचय न दे दे, इतना सजीव प्रदर्शन उन चित्रों में दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वही चित्र जो दर्शाया गया है उसमें चित्र में दया, त्याग, पाप, क्षमा के दृश्य भी अंकित होते हैं। मतलब भावात्मक तरीके से इस तरीके से चित्रों को गढ़ा गया है कि लेखक भी कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तविकता में सजीव चित्र हैं या फिर कोई निर्जीव कलाकृति है। तो उसको जो भी वो चित्र देखता है उसको सजीव प्रतीत होते हैं और भावात्मक अभिव्यक्ति जो होती है लेखक को वो ठीक है अनुभूति वो करता है। अब आगे तीसरे प्रश्न का आंसर देखिए, जीवन बरस पड़ा है का अर्थ क्या है, ये पूछा गया था। तो जीवन बरस पड़ा है का अर्थ है कि अजंता के चित्रों में जीवन की झांकियां जीवित हो जाती हैं। लेखक को कैसा लगता है कि जितनी भी ये झांकियां ये चित्र बने हुए हैं सारे ये जीवंत हैं और ये निर्जीव नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट व्याख्या आपकी मैंने भारतीय संस्कृति जो महत्वपूर्ण आपका पाठ लगा हुआ है उससे ली है। ये आप गद्यांश जो आपका है ये वेरी इंपॉर्टेंट 16, 14, 11 और 5 में कई सारे सन में ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावनाओं को दबाए रखें। आगे, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती है। तो जितनी भी ये अंडरलाइनें आपको दिख रही हैं ठीक है, ये अंडरलाइनों को आपका पीछे भी जैसे मैंने प्रश्न बताया था पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश में से जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है वो कीजिए। तो रेखांकित अंश मतलब जो ये अंश लिखे हुए इनके नीचे जो रेखा खींची गई है वो ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है। तो दो प्रश्न जो आपके पहले और दूसरे रहते हैं वो तो वही रहते हैं सेम। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है हमें, उपरोक्त मतलब दिया गया, और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो हमें लिखनी होती है। तो आपको पता होगा प्रस्तुत गद्यांश जो दिया गया है वो हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इस तरीके से पहला जो आप आंसर लिखते हो उसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आपको वो अंश जो दिए रहते हैं उनको पहचान कर लिखना होता है। तो आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता होना चाहिए ठीक है। ये कई सारी व्याख्या में बता चुकी हैं, इस तरीके से सेम वही लिखना होता है, बस लेसन का नेम और लेखक चेंज हो जाते हैं। फिर दूसरा आपकी गद्यांश की व्याख्या पूछी गई। तो गद्यांश की व्याख्या जो हमने पीछे अभी देखी हुई है, तो पीछे गद्यांश की व्याख्या में क्या बताया गया है कि जो आधुनिक युग है विज्ञान का, तो आधुनिक युग में विज्ञान में जितना हम विज्ञान को वरदान समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक वो अभिशाप के रूप में हमारे सामने आता है। विज्ञान से जितने सारे लाभ हमें दिखाई देते हैं उतनी सारी हानियां भी हमें दिखाई देती हैं। तो लेखक इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि हमें विज्ञान को दोनों पहलुओं में तौलकर ही उसके लाभ और हानि पर रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि विज्ञान अकेला लाभ देने वाला ही है। आइए व्याख्या देखते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग का विज्ञान युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि लाभ दिखाई दे रहा है कि हाँ विज्ञान का जो आविष्कार हुआ है सिर्फ लाभ ही लाभ दे रहा है, लेकिन अगर दूसरा पहलू हम देखते हैं तो विज्ञान लाभ की जगह हानि कहीं अधिक पहुंचा रहा है मानव जाति को। देखिए आगे, जहां एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने तथा अपने समूह के विकास व उत्थान में करता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति एवं दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है। तो विज्ञान का वो फायदा उठाने की जो कोशिश है वो तो वो कम कर रहा है, लेकिन उससे किसी का दूसरे का नुकसान हो जाए इस पे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को देखकर लेखक कहता है कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो
जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, अहिंसा की राह पर हमें चलना है, हिंसात्मक भाव को हमें नहीं लेना है। और विज्ञान के जो आविष्कार हुए हैं उनसे व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार ज़्यादा अधिक कर रहा है। आगे देखिए, लेखक आगे कहता है कि यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो यह मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा। लेखक का कहने का तात्पर्य है, यदि विज्ञान का जो आविष्कार हो रहा है उसके दुरुपयोग को अगर जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो मानव जाति के लिए लाभकर ना होकर, हितकारी ना होकर, ये उसके विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए लेखक सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि विज्ञान के चमत्कार से लोग प्रभावित जरूर हैं, लेकिन विज्ञान के जो लाभकारी वो प्रयोग उसको दिखाई दे रहे हैं तो उससे कहीं अधिक उसके दुरुपयोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो दुरुपयोग को रोकना बहुत ज़रूरी है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को यह संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश के द्वारा उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग भावना ही विज्ञान की शक्ति एवं उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। क्या मतलब हुआ इस बात का कहने का कि लेखक संदेश देना चाहता है कि नैतिक अंकुश के द्वारा ही, नैतिक अच्छे जो क्रियाक्रम हैं उनके माध्यम से अंकुश मतलब नियंत्रण लगाकर उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग, जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, त्याग की भावना को विकसित कर रहे हैं, उसके माध्यम से विज्ञान की शक्ति और उस उपयोग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट आपकी व्याख्या मुझे लगी, तो आप लोग इस व्याख्या को आप लोग पढ़ लेंगे और अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर लेंगे। हो सकता है आपको ये व्याख्या पेपर में मिले क्योंकि इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं। ठीक।